लॉटरी प्रक्रिया पर अब सियासत शुरू हो गई है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे चर्चा की। गोविंद पटेल कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही महेश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं गोविंद जी आपसे ही सवाल करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि पूरी पारदर्शिता बरती गई है, रोटेशन तरीके से रोटेशनल लॉटरी जो है उसमें आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है? देखिए चारुल जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जिस तरह से इन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं, इन्होंने पंचायत समितियां हैं और जिला परिषद है, उनमें भी इन्होंने अंतर बता दिया कि इतने लोग वहां इस जाति के हैं या इस से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो तो सामने दिख रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी साफ साफ आंकड़ों के साथ बात की है, तो हम कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, वो तो सामने है सबके। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी उसी के आधार पे टिकटें बांटी है, उसी आधार पे जो ये आरक्षण की लॉटरी है वो निकाली है, उसी आधार पे हमने काम किया है। तो वो सामने दिख रहा है कि किस तरह से इन्होंने काम किया है। जिस तरह से आप देखिएगा जो आंकड़े हैं हमारे पास, ये प्रदेश में जो जिला परिषदों में इन्होंने मतलब इतना गड़बड़ किया है कि इन्होंने 102 से ज्यादा सीटें मतलब कम करी है। तो आप देख लीजिए, इन्होंने जो आंकड़ा दिया था कि हमने जितनी जिनकी आबादी है उसी हिसाब से हमने ये लॉटरियां निकाली है, उसी हिसाब से हमने ये कार्यक्रम किया है। तो ये गलत है, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो तो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है और हमारे पास आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम जनता के बीच भी ये सवाल रख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी है, उन्होंने, राहुल जी ने पहले भी साफ कहा है, पहले भी उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक वाली कोई बात है नहीं। हम तो शुरू से जनगणना को लेकर भी हम तो बात कर रहे हैं, शुरू से हम तो एक ही आवाज उठाए हुए कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। तो इसमें किस आधार पे ये बीजेपी वाले या फिर बीजेपी नेता सरकारी आरोप लगा रही है कि हम लोग राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं या फिर हम लोग इस चीज को गलत पेश कर रहे हैं? गलत कहीं भी नहीं है, बिल्कुल तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बिल्कुल आंकड़े बताए, सीकर के, बाड़मेर के, जिस तरह से इन्होंने वहां के जो ये दिखाए हैं कि इतनी सीटें उनको दे रहे हैं, इतनी उनको दे रहे हैं, इतनी आरक्षित है। तो ये आंकड़े बिल्कुल गलत है और उसी को लेकर हम बात करें, उसी चीज का हम विरोध कर रहे हैं और उसी के साथ हम जनता के बीच भी जाएंगे। और इस मामले को प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उसको हम आगे तक जनता के बीच उठाएंगे बिल्कुल। और ये चीजें सबको दिख मैं रही आपका है। पॉइंट समझ गई। महेश शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करते हैं। महेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्या आपको लगता है वाकई नियमों की अनदेखी हुई है इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, इस चुनाव के मामले में पारदर्शिता बरती गई है, इसमें कोई तो राय नहीं है। और साथ साथ ही अभी तक जो विलंब हो रहा था उसका मुख्य कारण ओबीसी की लिस्ट आने का प्रोविजन बता रहे थे कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम निकाल नहीं पाए। अब जब आ गई है तो उसके हिसाब से ये देना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता संभव कि आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए। तो ये वाली जो ओबीसी में भी आरक्षण में भी आरक्षण की वाली जो मांग है, ओबीसी वर्ग चूंकि यहाँ पे राजस्थान में काफी बड़ा है, तो उसके आधार पे मतलब इसको चुनाव कार्य को पूरा संपन्न कराना चाहिए जब सरकार आगे। पहले तो ये था कि साहब चुनाव नहीं करा रहे, तो फिर उसके बारे में उन्होंने बताया, कोर्ट के भी आदेश है, सब कुछ है। तो अब ये जो काम हो रहा है तो इसे निर्विघ्न होना चाहिए, इसमें राजनीति लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और अगर कोई कमी वैसी है तो वो सलाह करके आप अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब आंदोलन चलाएंगे, ये करेंगे, तो ये बात फिजूल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेहतर ये है कि जो निकल गया लॉटरी, अब इसमें आगे चुनाव को संपन्न कराने के लिए सभी पार्टियों का भला है, लोकतंत्र के लिए भी भला है और साथ साथ ही सरकार का दायित्व भी पूरा है और उसको करना चाहिए। ठीक है, मनीष पारेख जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष अब एक बार फिर से आपकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। हालांकि पहले वही ये चाहते थे कि ओबीसी आयोग की पहले रिपोर्ट आ जाए, लेकिन अब जब आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है उसके बाद अब पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे, गारंटी ले सकते हैं कि जो भी पूरी प्रक्रिया रही लॉटरी की उसमें कोई भी नियमों की अनदेखी नहीं की गई?
नहीं, बात तो यही है कि पहले तो कह रहे थे ये कि हम भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है, उसके विषय को लेके चुनाव में जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ओबीसी की सीटें कम कर दी। तो आप इनसे ये पूछो पहले तो चुनाव का मुद्दा, अब इसको मुद्दा बना रहे हैं ये। अदरवाइज ये बात तो सही है ना कि माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार अच्छा काम कर रही है और उसके ऊपर इनको बोलने को कुछ है ही नहीं, इसलिए अब ये बेकार की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि सरकार की तरीका है, ट्रांसपेरेंसी है, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, देयर इज रूल ऑफ लॉ, एंड इफ देयर इज रूल ऑफ लॉ देयर परसेंटेज आर बीइंग डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीबॉडी इज देयर। एंड अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब ये तो कम कर दिया। इनसे इतना सा पूछना है खाली कि तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो ओबीसी की सीटें थी वो कितने परसेंट थी? ये 21% की बात करते हैं, वो मियाद है, वो एक लिमिट है, उसके तहत होता है। लेकिन जब ये पॉइंट्स में जब आती है उसके बाद कुछ परसेंटेज में ऊपर नीचे होती है जब, तो उसका ओवरऑल टोटल निकालते हैं तो इतना सा तो उसमें होता है ऊपर नीचे। लेकिन इसको मुद्दा बनाने का मतलब यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान की सरकार लोक कल्याणकारी काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे का टोटा हो गया है, इसलिए अब इस तरह के सिर पैर की बातें कर रहे हैं। इन्होंने अपने विधायक को वहां भेज दिया हाई कोर्ट में। विधायक चाहे ओबीसी आयोग करे ना करे, रिपोर्ट आए ना आए, अब तो चुनाव के प्रति कहां है इनके मन में? माननीय भजन लाल जी की सरकार ने कई सालों से लंबित इस ओबीसी आयोग को बैठाया, इस ओबीसी आयोग के जरिए ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने का काम किया। और अब चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये बैक फुट पे आ गए हैं, इनकी अपनी फेस सेविंग करनी है, तो इस तरह बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब इंडिविजुअली एक एमएलए गया कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग से रोज बोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए संयम। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गोविंद जी भी हैं। गोविंद जी, क्या वाकई मुद्दों की कमी हो गई है? जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए अब आप लोग इस बेस को लेकर जा रहे हैं चुनाव में, यानी आप ये मान रहे हैं कि भजन लाल सरकार ने काम तो किया है? अरुण जी, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। 2.5 साल हो गए राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए हुए, आप देख लीजिएगा, इन्होंने कोई नया काम ऐसा नहीं किया है जिससे ये जनता को ये कह सके कि हमने काम किया है। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो जितनी आबादी है उसी हिसाब से हमने ये लॉटरियां है वो निकाली है, उसी हिसाब से हमने आरक्षित या जो भी है वो किया है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप देख लीजिए, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम बगैर आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, तो उन चीजों को हम जनता के सामने क्यों नहीं रखे हैं? जब ये लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने सही किया है, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। और हमारे पास मुद्दे बहुत है। मुद्दे देख लीजिए आप, देश की जनता है बुरी तरह से त्रस्त है, सरकार ने नया काम कोई एक भी किया नहीं है। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उनको इन्होंने बंद करने का काम किया है, या फिर उनको कमजोर कर दिया है, फिर उनका नाम बदलने का काम इन्होंने किया है। इसके सिवाय इन्होंने धरातल पे किया क्या है? कुछ किया तो है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सभी जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं हमने SC ST OBC वर्ग के साथ अन्याय नहीं किया है, तो ये हम साफ साफ कह रहे हैं कि सबको दिख रहा है कि इन्होंने इनके साथ अन्याय किया है और करते आ रहे हैं। हमने जब मांग की, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ से भी बार बार कहा है, गोविंद डोटासरा जी ने भी बार बार कहा है कि जिनकी जितनी आबादी उनका उतना अधिकार होना चाहिए। और हम अब भी वही बात कर रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी है उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए, ना कि आप झूठे आंकड़े पेश करके इस तरह से गुमराह करने का काम करें। तो हमें कहीं भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं और प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, मिथिलेश जामिनी जी, क्या महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर जो बात कही जा रही है उसमें क्या वाकई नियमों में किसी तरह की असमंजस की स्थिति है? क्योंकि ये बात भी विपक्ष की ओर से कही जा रही है। और महिला आरक्षण को लेकर जो एक स्थिति बनाई जा रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि इसका फायदा मिलने वाला है?
देखिए, फायदा मिलने के पहले तो ये कि वे पंचायती राज में तो 50% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन जो अर्बन है शहरी सरकार उसमें 33% रिजर्वेशन दिया है। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ये बता दीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने 11 ओबीसी के अध्यक्ष बना रखे हैं, जिला अध्यक्ष, उनमें से 10 एक जाति के हैं। ये कौन सी हिस्सेदारी है, बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता। ये राहुल गांधी की इच्छा पूरी कर रहे हैं डोटासरा जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जिस तरीके से ओबीसी की रिपोर्ट को लेके किया जा रहा है, 21% रिजर्वेशन, उसमें 19.43% रिजर्वेशन मिला है। और जो वार्ड, निकाय और जिलाध्यक्षों का जो फैसला होता है जिला प्रमुखों का, उसमें उसका कास्ट इक्वेशन देखा जाता है। एससी की 50 सीटें, एसटी की 11 सीटें हैं। ये तमाम चीजें क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ा किसी का 19.43 और 21% में 1.25% का ओबीसी का रिजर्वेशन कम हुआ ये, लेकिन उसके जो फैक्ट हैं वो रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद तय हुए। जो राजधारा ऐप, सरकारी ऐप, उससे ये सारे आंकड़े लेकर फिर तय किया गया। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वहां मौजूद थे, उनके सामने लॉटरी निकाली गई है कोई फेयर सिस्टम से, लेकिन फेयर के बाद थोड़ा बहुत तो घेर होता है। जो सिस्टम होता है, सियासत का नाम ही सियासत है। गोविंद सिंह डोटासरा जी जो बार बार कहते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन और इनकी सारी बातें, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तमाम चीजें, लेकिन आप देखिए कांग्रेस में चल क्या रहा है कि एक एमएलए जो निर्वाचित है वो और पूर्व एमएलए, उनके अलावा एक कांग्रेस डोटासरा तैयार हो रही है पूरी राजस्थान में, जिस तरीके से कांग्रेस अशोक थी। और डोटासरा जी ये भूल गए कि वो तनोट चले गए थे, उसके बाद 25 सितंबर के बाद उनकी इमेज भी इंदिरा गांधी जो राहुल गांधी की फैमिली में, वो वही है जो अशोक गहलोत की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी के लिए ओम बिरला हाडोती में बड़ा संकट पैदा हो गया, क्योंकि नरेश मीणा ने एक नारा दिया कि 4 सीटों को हराना है तो 3 कमेरी जातियों को एक होना पड़ेगा, गुर्जर, मीणा, धाकड़। और जो ओबीसी महिला की सीट दी गई है, ओम बिरला जी हमेशा हीरालाल नागर को लेकर घूमते हैं कि भाई धाकड़ कम्युनिटी उनसे जुड़ी रहे, क्योंकि ईमानदारी से है कि वो ओबीसी किसी धाकड़ को लड़ाते हैं, महिला को जीतती या नहीं जीतती। लेकिन ये जो गुर्जर, मीणा, धाकड़ का कॉम्बिनेशन अगर खड़ा हो रहा है तो वो सबके लिए प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना। अब शिवराज चौहान भी सीएम नहीं रहे, और जिस तरीके से सुरेश धाकड़ ने बेगू में साफ कहा है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा अगर पार्टी ने जो पुलिस की एक्टिविटीज को नहीं सुधारी, अफीम कारोबारी को, जो संजय शर्मा वाला मामला हुआ, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस बात नहीं कर रही। कांग्रेस बात कर रही है उन मुद्दों पर जिन पर हालात ये है कि तमाम तरीके की कांग्रेस की जो पीसीसी, उसको एक महासभा तक बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लीडर कौन है उस कम्युनिटी का, हनुमान बेनीवाल। जब लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति का उपचुनाव होता है तो कांग्रेस हार जाती है। तो ये केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। भजनलाल शर्मा ने ग्राउंड जो जीरो है उस पर वर्क करके दिखाया है, उस पर आप बात करें और कैसे कांग्रेस एक मुखी हो, उस पर बात करें तो समझ में आएगी। अब लॉटरी निकल गई, आप लॉटरी निकल रही जब वहीं तो बैठे थे, आपसे ही तो। और इलेक्शन कमीशन और जितने भी विभाग हैं, जिला कलेक्टर हैं या रवि जैन वगैरह है, यूडीएस सेक्रेटरी, तमाम लोगों के बीच में आपकी मौजूदगी में निकली है लॉटरी। अब आप इस मुद्दे को बनाकर, और जहां तक महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, महिलाएं तो बहुत आगे चली गई। हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी को, तो कहीं न कहीं रिजर्वेशन, वो तो जनरल वाली सीट पे लड़ सकती है ना, जेंट्स वाली सीट पे भी महिला लड़ सकती है, उनके लिए रोक है क्या? ईमानदारी की बात है कि कांग्रेस, बीजेपी जो राजनीतिक परिवार की महिलाओं को टिकट देना बंद करें, ये राग अलापना बंद करें, जो वास्तविक महिलाएं कार्यकर्ता उनको टिकट दें, वो बता देना। जितने भी एमएलए एमपीज हैं, जो भी स्थापित छत्रप है राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, उनमें वो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ा देते हैं। और वही पुरुष प्रधान हम सुनते हैं गांव में, हम तो गांव के रहने वाले हैं कि साहब सरपंच पति आया है, साहब प्रधान पति आया है, जिला प्रमुख पति आया है, वार्ड पति आया है। तो ये तमाम चीजें हमने देखी है ना। तो उस नजरिए को बदलने की कोशिश करे दोनों पॉलिटिकल पार्टी तो समझ में आती। अब केवल एक माहौल बनाना है, फिजा बदलनी है कि ये एक नया राग शुरू। अरे भाई तुम वहीं थे, वहीं विरोध करते थे, उठ के आ जाते, खबर बन जाती। तुमको खबर ही तो बनानी, अभी भी तो खबर के लिए तो कर रही है कांग्रेस। चुनाव लड़ना है, और अगर इस बार चुनाव में ये लिटमस टेस्ट है 2028 का, अगर डोटासरा जी की जो एक मुट्ठी बंद है वो खुल गई, जो वो एरे गेरे नत्थु खेरे वाले बयान, सब रोड पे आ जाएंगे। जिस तरीके से मेवाराम जैन, हरीश चौधरी, तमाम चीजें चल रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो खेल बड़ा भारी है। डोटासरा जी सोच रहे हैं चलो फेस बचाने के लिए दिल्ली में जाके कह दे हार जाए तो
कि साहब ये गड़बड़ हो गई थी, रिजर्वेशन के नियम तो पाला जीते हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो अभी जयपुर में प्रदर्शन हुआ उसमें 150 वार्ड हैं, एक वार्ड में 5-5 प्रत्याशी, अगर 10-10, 20-20, 50-50 आदमी भी लाए तो कितने हो गए, उसको बता रहे 50 साल का ऐतिहासिक प्रदर्शन। तो ये तमाम चीजों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जिस तरीके से ओवैसी और हनुमान बेनीवाल में मीटिंग हो गई है, कांग्रेस को तो उस पर चिंता करनी चाहिए कि हमने 2 वार्ड, 2 जयपुर को 2 भागों में बटाया था, मोती डूंगरी वाले गणेश जी अलग भाग में और गोविंद देव जी अलग भाग में। उसमें भी अगर आरएलपी ओवैसी के साथ मिलकर यहाँ सीटें लड़ ली तो आपको तो वो रोना हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने का समय है कांग्रेस को, अगर खड़ा होना है तो। कि केवल ये जो बातें निकल गई, अभी तो 10,000 वार्डों की लॉटरी निकल रही है, उस पर फोकस करें और जनता को लगे कि विपक्ष बहुत अलर्ट है। अब जब लॉटरी निकल गई उसके बाद कह रहे साहब कम हो गया रिजर्वेशन, अरे तुम्हारे आपके सामने ही तो थे सारे डाटा, तो ऊपर से आएंगे डाटा। राजधारा ऐप पे आपके जो थिंक टैंक है, जो आपने वार रूम बना रखा है, उसमें रिसर्च नहीं हुई होगी क्या? ये पॉलिटिकल पार्टी का रेगुलर वर्क है। तो ये कहीं न कहीं ये जो बहानेबाजी का ड्रामा है वो नहीं चलने वाला। रियल इश्यूज पर विपक्ष काम करे। लेकिन देखिए तो विपक्ष अभी भी हमलावर है। मैं लौटूंगी आपके पास, महेश शर्मा जी भी हैं। महेश जी, आप क्या कहेंगे इस स्थिति को देखते हुए, और अभी जिस तरह से ये आरक्षण प्रक्रिया, लॉटरी प्रक्रिया जो रही है, इसके बाद क्या लगता है, क्या दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो बरसों से मेहनत कर रहे थे, और अब जो समीकरण बदलेंगे उसके बाद उनकी मेहनत तो धरी की धरी रह गई, क्या इससे जो बागी हैं उनकी संख्या बढ़ेगी? देखिए, स्थानीय निकाय के और चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी, इनमें जो रिजर्वेशन, ये जो रोटेशन की जो प्रणाली है, उसे निश्चित रूप से जो पहले से ही सोचते हैं अपनी पॉलिटिक्स में आने में या अपने दाव लगाने में, आगे बढ़ने में, तो उनके लिए एक घाटे का सौदा भी हो सकता है। लेकिन ये भी बात नहीं है, उसको लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस बात को तो अपन ये नहीं इस रूप में लेते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे मिथिलेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जब रिजर्वेशन की तुम लॉटरी निकलने के बाद विरोध कर रहे हो और उस समय ही कर लेते, तो ये बिल्कुल बात सही है। अब आकर के बाहर आकर के ये कह रहे हैं कि अब यूं करेंगे, ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी जो वर्ग है वो एकजुट हो जाए और वो मतलब क्या कहता है ना, अपने कांग्रेस के पक्ष में आ जाए, आगे अपना मतलब क्या कहता है ना। तो यही राजनीतिक रोटियां सेकने का इरादा नहीं है, इरादा है। जबकि होना ये चाहिए कि जन कल्याण में कितने आपके कौन सा मतलब दल ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो भी व्यक्ति है जो खड़ा है वो हमारे कल्याण के लिए क्या कर सकता है, हमारी आवाज को सरकार तक कैसे बुलंद कर सकता है, स्थानीय प्रशासन के रूप में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से या मतलब एमपी के हिसाब से। ये चीज राजनीति में होनी चाहिए। लेकिन ये जात और आरक्षण से ओरिएंटेड राजनीति जब होने लगती है तो ये देश के लिए आगे भी मतलब क्या कहते हैं अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये मतलब जो जिस तरह के जो ये स्वयं जो मतलब क्या कहते हैं इस वर्ग के जो लोग हैं वो जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो ये न उनके लिए शोभनीय है और न लोकतंत्र के लिए शोभनीय। ठीक है, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है ये जान लेते हैं। क्या कहेंगे गोविंद पटेल जी? देखिए चारुल जी, अभी जो ये कह रहे थे कि गोविंद डोटासरा जी ऐसे वैसे जो बोल रहे थे, मैं इनको जवाब दे दूं कि गोविंद डोटासरा जी क्या है, उन्होंने जब सत्ता पक्ष में थे तब भी उन्होंने बताया और अभी विपक्ष में है तो भी बता रहे हैं। संगठन में जिस तरह से उन्होंने काम किया है और सड़क से लेकर सदन तक जिस हिसाब से बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं तो किसी बीजेपी नेता की न तो सदन में हिम्मत होती है और न सड़क पे कि उनका जवाब दे दे हो। तो ये तो हमें बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है और डोटासरा जी किस तरह से काम कर रहे हैं। और चुनाव में, आप चुनाव की बात कर रहे हो ना, चुनाव में हम आपको बताएंगे कि संगठन में किस तरह से हम लोग कार्यकर्ता के रूप में या फिर हमारे नेता सब एकजुट है और किस तरह से हम जीत हासिल करेंगे, वो सारी चीजें हैं। तो उसमें तो आप जाए नहीं। और जो ये आंकड़ों की बात है ना, ये सरकार जो आंकड़ों के झूठा खेल पेश कर रही है, आप लोग जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, अधिकारी तो नियम पुस्तिका भी लेकर आए थे और आपके खुद के कार्यकर्ता वहां पर थे। देख लीजिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, आंकड़े देख लीजिए चारुल जी। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, इन्हें 21% जो देना था उसमें इन्होंने 13% ही नहीं दिया। तो किस तरह से आप सही ठहरा रहे हैं उनको आंकड़ों को? बीजेपी के प्रवक्ता अभी आए, वापस चले गए,
तो वो जवाब ही नहीं है उनके पास, इसीलिए डिबेट में नहीं रुके, वो चले गए। क्योंकि जवाब होना चाहिए ना। आप 21% की बात करते हो, 13% भी छू नहीं पाते हो, तो फिर किस तरह से आप ये कह रहे हो कि नहीं हमने सही आंकड़े दिए हैं, सही तरीके से लाटरियां निकाली है? कहीं कुछ नहीं है, पूरा इन्होंने गड़बड़ झाला कर रखा है और इनके पास कोई तरह का जवाब नहीं है। इस तरह ये डिबेट से बचते फिरते नजर आ रहे हैं। और बार बार आप एक चीज लगा रहे हो कि गोविंद डोटासरा की अलग कांग्रेस है, ये है। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन के मालिक है राजस्थान में, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल भी कहीं भी कोई शंका भी नहीं है। और आप भी मत रखिए, तो इस तरह की बात मत कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं। और बाकी रही बात मुद्दों की, मुद्दे भी हमारे पास है। बीजेपी ने धरातल पे क्या किया है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। 2.5 साल में एक नया काम नहीं किया है, सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी हुई है सबको दिख रहा है। चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हर तरफ त्राईमाम हो रहा है। सरकार के मंत्री हैं वो जिस तरह से नाराज हो जाते हैं, कभी कोई मंत्री नाराज हो जाता है, कभी कोई मंत्री नाराज हो जाता है, समझ में नहीं आता सरकार चल रही है सर्कस चल रहा है। तो एक किस आधार पे कह रहे हैं वो तो इनकी सोच है, मैं तो समझ से परे है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूं कि SC ST और OBC इनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। और जो ये बीजेपी झूठे आंकड़े पेश करके जिस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है वो हम नहीं करने देंगे। और संगठन सत्ता के सामने बिल्कुल एकजुटता के साथ हमारा खड़ा है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कहीं भी कोई किसी तरह का कोई गुटबाजी है, किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। तो ये गलतफहमी नहीं पाले। और पंचायती राज चुनाव, नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ठीक है मिथिलेश जी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि मुद्दे हमारे पास पूरे हैं चुनाव में उतरने के लिए। देखिए, मुद्दे पूरे होने चाहिए विपक्ष के पास, लेकिन हाड़ौती के 2 नेताओं की बात कर लीजिए। शांति धारीवाल कहता है अशोक गहलोत ही राजस्थान के आला कमान है। ममता शर्मा कह रही है गोविंद सिंह डोटासरा ही राजस्थान के आला कमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके नेता कह रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं इन सब चीजों पर बीजेपी कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से शेखावाटी में, चाहे सरदार शहर में, चाहे ताल छापर में, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के भीड़ उमड़ रही है, ये भी कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। वो भले इनके साथ जीत कर MP गए होंगे, लेकिन वो निष्पक्ष अलग से चुनाव लड़ते हैं तो इनको प्रॉब्लम में डालें। तो कहीं न कहीं 2 मोर्चों पर कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए सत्ता और संगठन, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा का बयान कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा जब तक मेरे प्राण है, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर संजय शर्मा का ये बयान, और लोग कह रहे हैं 2 और मंत्रियों ने कहा कि भाई ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही, IAS हमारी नहीं मान रहे, कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की जगह, और भी मुकुल शर्मा से भी, संजय शर्मा की जो शहरी सेवा शिविर में देखने गए थे सीकर में, बनी नहीं थी, बाद में उनको CMO में लगा दिया गया। तो ये तमाम मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये चुनाव राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव में 3000 करोड़ रुपए जो सेंटर से मिलने वाला था वो चुनाव नहीं होने के कारण नहीं मिला। वहां डेवलपमेंट रुका हुआ है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, वो होने चाहिए। उसके लिए कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए। और जो वार्ड खत्म किए, जो जैसे जयपुर 2 भागों में बांट दिया था, कोटा 2 भागों में बांट दिया गया था, जोधपुर 2 भागों में बांट दिया गया था, एक में कांग्रेस जीत गई थी माइनॉरिटी वाले में, और फिर उसमें हमने देखा किस तरीके से मुनेश गुजर को मेयर बनाया प्रताप सिंह जी ने, और बाद में रिश्वत लेते पकड़ा है। और जो हमने देखा 15 पार्षद छोड़कर वापस बीजेपी में शामिल हो गए, ये तमाम नजारे कांग्रेस के लिए सत्ता में रहते हुए देखे गए। तो इन सबसे सबक लेते हुए गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी चुनौती है कि वो इस वैतरणी को कैसे पार करते हैं। और दूसरा जो इस सर्वे में आया कि लाभार्थी OBC, एक वंचित OBC, जिस कौम से गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, उनकी 8% आबादी बताई, और 23,000 निर्वाचित पद सरपंच डेयरी बोर्ड में, और जो बाढ़ में जातियों में कई जातियां ऐसी जिनके 2-2, 4-4 नहीं है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, चुनाव ही नहीं जीत रहे। तो ये जो वंचित और लाभार्थी वाली OBC का जो खुला है, और कांग्रेस में जो 11 OBC में से 10 OBC एक ही जाति के हैं, उसका जवाब दे दें, और जातियां नहीं है। आप देखिए कि चोमू से टिकट शिखा बराला को दिया गया, और झोटवाड़ा में अभिषेक चौधरी को बाहर से लाके लड़ाया गया, जबकि मुकेश वर्मा जिनकी आबादी चौथे नंबर पे है OBC में,
कुमावत उसको नहीं दिया गया टिकट, और फुलेरमा भी आपने अपनी कम्युनिटी को दे दिया, चलो जीत गया। लेकिन कहीं न कहीं जो छोटी जातियां वो विचार मंथन कर रही है आज ओबीसी की, कि भैया ओबीसी में हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के रहते हुए हमारा कितना वजूद है। पीसीसी की कार्यकारिणी को छाट के देख लीजिए कितने हैं। पिछली सरकार में आप बताइए कि कौन कुमावत मिनिस्टर था, कांग्रेस की सरकार थी ना। छोटी ओबीसी की चर्चा कर लो आप। तो ये तमाम मुद्दे पूरी तरह तैर रहे हैं और इनको कहीं न कहीं पुनर्विचार करने से पार पड़ेगी। केवल ये आरक्षण का मुद्दा बनाकर आप सोचो हम 3.5 करोड़ के लगभग वोट ओबीसी की बाढ़ में जातियों के, वो आप ले लोगे, ये बहुत संभव नहीं है। इन सब चीजों पर मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस। बिल्कुल मंथन करने की जरूरत भी है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश जैमिनी जी, महेश शर्मा जी, गोविंद पटेल जी और मनीष पारेख जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। पांच का पंच में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। क्या कर रही हूँ ना। नमस्कार, पांच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। राजस्थान में 309 निकाय प्रमुख और 41 जिलों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकल चुकी है। शहरी सरकार के प्रमुखों की लॉटरी ने 101 महिला चेहरों के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए और सबसे बड़ा बदलाव प्रदेश के 10 नगर निगम में दिखाई देगा, जहां 10 में से कम 6 नगर निगम में महिला मेयर बनेगी। ओबीसी वर्ग को कुल 60 सीटें मिली हैं, जिसमें 20 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई, जबकि 41 जिलों के लिए निकाली गई पंचायत विभाग की लॉटरी में अनुसूचित जाति के लिए भरतपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, दौसा, टोंक, धौलपुर, पाली और सवाई माधोपुर जिले निर्धारित किए गए हैं। इनमें टोंक, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में एससी महिला जिला प्रमुख के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली और सवाई माधोपुर में एससी ओपन कैटेगरी के लिए जिला प्रमुख का पद रहेगा। ओबीसी के लिए 5 जिले जालौर, बूंदी, ब्यावर, खैरतल, तिजारा और सीकर जिले आरक्षित किए हैं। यानी बड़ी संख्या में स्थानीय राजनीति में पहली बार महिलाएं चेयरपर्सन, सभापति और महापौर की दौड़ में आएंगी। लेकिन लॉटरी पर सियासत शुरू हो गई है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट।